नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम ठोस अवस्था वाला जो चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। और जो ठोस अवस्था है वो क्या है? देखो, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल आकर्षण बलों द्वारा निकटतम संकुलित अवस्था में बंधे होते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। देखिए, ठोस में अवयव कण अणु भी हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। अब जो ठोसों के जो सामान्य गुण हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, ठोसों का जो आकार, आयतन और द्रव्यमान है वो निश्चित होता है और इनके जो कण होते हैं उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, यानी कि मजबूती से ये बंधे रहते हैं। इनके कणों के मध्य जो दूरी होती है वो न्यूनतम होती है। ठोस हैं, लगभग कठोर होते हैं या असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब ये होता है कि इसको अधिक दबाया नहीं जा सकता और इसमें कणों की स्थितियाँ निश्चित होती है। ये कण अपने माध्य स्थिति के चारों ओर कंपन करते हैं, मतलब दोलन गति करते हैं। तो ये ठोसों के सामान्य गुण थे। अब ठोसों के जो प्रकार हैं वो क्या हैं? देखिए, आंतरिक संरचना के आधार पर ठोसों को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? देखिए, ऐसे ठोस जिनके अवयव कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था में उपस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यानी कि जिनकी आकृति निश्चित होती है, यानी ज्यामिति निश्चित होती है, वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, NaCl, क्वार्ट्ज, ये सारे जो हैं वो क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। इनकी जो ज्यामिति होती है वो एक निश्चित होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं? जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, यानी कि अवयव कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था में उपस्थित नहीं होते हैं, उनको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कांच है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये सारी क्या हैं? अक्रिस्टलीय ठोस हैं। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर हम अंतर देखें तो अंतर कैसे है? देखिए, इधर हम क्रिस्टलीय ठोस है और इधर अक्रिस्टलीय ठोस है और ये गुण है। देखिए, आकार देखिए, क्रिस्टलीय ठोस का आकार है या ज्यामिति है वो निश्चित होती है, यानी कि इनके जो अवयव कण हैं एक निश्चित ज्यामिति में उपस्थित होते हैं। जो अवयव कण हैं वो निश्चित ज्यामिति में नहीं होते। और फिर इसमें देखिए, दूसरे अवयव कणों की व्यवस्था क्रम नियमित ज्यामिति के अंदर ये व्यवस्थित होते हैं और ये अनियमित ज्यामिति के अंदर या अनियमित व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। प्रकृति देखें तो ये वास्तविक ठोस हैं और ये आभासी या अतिशीतित द्रव्य कहलाते हैं। परासी व्यवस्था देखें तो ये दीर्घ परासी होते हैं और ये लघु परासी होते हैं। देशिकता देखें तो ये विषम देशिकता होते हैं, यानी कि ध्यान रखना, जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वो विषम देशिकता होते हैं और जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं वो सम देशिकता होते हैं। गलनांक देखें तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक है वो निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनका जो गलनांक है वो अनिश्चित होगा। जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं इनकी जो गलनांक है वो अनिश्चित है, लेकिन इनको एक निश्चित तापरास होती है जिसके मध्य ये नरम होने लगते हैं। अगर हम गलन ऊष्मा की बात करें, ठोसों की जो गलन ऊष्मा है वो निश्चित है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की जो गलन ऊष्मा है वो अनिश्चित होती है। यदि हम विदलन की बात करें तो स्पष्ट विदलन दर्शाते हैं ये, और ये स्पष्ट विदलन नहीं दर्शाते हैं। कांच होता है वो अतिशीतता माना जाता है, इसके अंदर द्रव्य के समान बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन ये बहुत ही मंद गति से बहता है, इसलिए इसे अतिशीतत द्रव्य कहते हैं। मतलब कांचे जो होता है वो द्रव्य की तरह बहता है, लेकिन ये बहुत धीरे मंद गति से ये बहता है। जैसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे पुरानी इमारतें हैं उनकी जो खिड़कियों के कांच हैं वो बहकर नीचे की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ पतले हो जाते हैं और नीचे की तरफ मोटे हो जाते हैं। इसलिए जो कांच है अक्रिस्टलीय ठोस है और एक निश्चित ताप पर इसके क्रिस्टल रूप में बदल जाने के कारण कई वर्षों के बाद में ये धुंधला दिखाई देने लगता है। तो ये कांच में एक विशेषता होती है। अब देखिए, जो ऊपर हमने विषम देशिकता और समदेशिकता के बारे में हमने पढ़ा है। देखो, विषम देशिकता क्या है? देखो, कोई भी ठोस है जिनके भौतिक गुण जैसे कठोर है, अपवर्तनांक है, या तन्य सामर्थ्य है, या चालकता है आदि का अध्ययन भिन्न भिन्न दिशाओं में करने पर यदि भौतिक गुण तो भिन्न भिन्न मान प्रेक्षित होते हैं तो वे विषम देशिकता कहलाते हैं। जैसे क्रिस्टलीय ठोस है विषम देशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, और समदेशिकता इसके विपरीत है कि कोई
ठोस है उसके भौतिक गुण, जैसे ऊपर हमने देखा कठोरता, अपवर्तनांक, तन्य सामर्थ्य या चालकता आदि का अध्ययन भिन्न भिन्न दिशाओं में करने पर समान मान प्रेक्षित होते हैं तो वो समदेशिकता कहलाते हैं। और ये समदेशिकता है वो अक्रिस्टलीय ठोस दर्शाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिकता होते हैं क्योंकि इनमें अवयवी कणों के निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। माना कि कोई दो प्रकार के अवयवी कणों से क्रिस्टल ठोस की किरण अलग अलग दिशाओं से, जैसे ए बी दिशा में, सी डी दिशा में, या कोई भी दिशा है ई एफ है, इसमें अगर डाली जाती है तो इनकी जो अपवर्तनांक के जो मान है वो अलग अलग पाए जाएंगे। लेकिन जो एक्सिस्टेड ठोस है उसमें अगर हम कोई भी प्रकाश की किरण या इस प्रकार डालें तो अलग अलग दिशाओं के अंदर इनके जो मान हैं वो समान प्राप्त होंगे। अगला पॉइंट है ठोसों का वर्गीकरण। देखो, ठोसों को हम 4 भागों में हम विभाजित करते हैं। पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है सहसंयोजी जिसको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, और चौथा है धात्विक ठोस। देखिए, आणविक ठोस हैं उनको हम पुनः 3 भागों में विभाजित करते हैं: अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और एच बंधित ठोस। तो पहले हम आयनिक ठोस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आयनिक ठोस क्या होता है? देखिए, इस प्रकार के जो ठोस होते हैं जिनमें अवयवी जो कण होते हैं वो अणु होते हैं, उनको आणविक ठोस कहते हैं। इनके मध्य अंतराणविक की जो बल है या अंतराणविक बंध है वो पाया जाता है। इसमें भी 3 भाग हैं। अध्रुवीय आणविक। देखिए, अध्रुवीय आणविक की वे आणविक ठोस हैं जिसमें अध्रुवीय प्रकृति के अणु पाए जाते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। इसमें वांडरवाल्स बल या प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं। अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो इनकी विशेषता इस प्रकार है। देखिए, इनके जो गलनांक और कवथनांक हैं वो कम होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इनकी कठोरता है वो बहुत कम होती है और ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। जैसे ये उदाहरण है हीलियम, आर्गन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, आयोडीन, जो ठोस CO2 है जिसको सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, बेंजीन है, नेफ्थलीन है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं जो अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा प्रकार है ध्रुवीय ठोस यानी ध्रुवीय आणविक ठोस। तो देखो, इस प्रकार के जो ठोस हैं उनमें अणु के मध्य जो ध्रुवीय प्रकृति पाई जाती है या इसको द्विध्रुव आकर्षण बल कहा जाता है। या ध्रुवीय आणविक ठोस में जो अणु हैं उनके मध्य ध्रुवीय प्रकृति होगी और उसको द्विध्रुव आकर्षण बल भी हम कहते हैं, या द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं। विद्युत की कुचालक हैं ये, गलनांक और कवथनांक ज़्यादा होता है, कठोर पाए जाते हैं, अध्रुवीय ठोसों से अधिक कठोरता पाई जाती है। इसमें उदाहरण HI है, HCl है, HBr है, ठोस अमोनिया है और ठोस SO2 है, SF4 है। ये सारे इनके उदाहरण हैं। फिर उसके बाद में H बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। देखो, इस प्रकार के जो ठोस हैं उनके अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं और ये भी विद्युत के कुचालक हैं। गलनांक और कवथनांक है वो ज़्यादा होता है और कठोरता भी इनकी ज़्यादा होती है। जैसे बर्फ़ है जिसको ठोस H2O भी हम कहते हैं। तो ये आणविक ठोस थे। अब आयनिक ठोस के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, आयनिक ठोस क्या होते हैं? इस प्रकार के ठोसों में जो अवयवी कण हैं वो आयन होते हैं और इनके मध्य जो बंध पाया जाता है वो आयनिक बंध होता है और ये विद्युत के कुचालक हैं। मतलब ठोस अवस्था में ये क्या होंगे? विद्युत के कुचालक, लेकिन इसका जलीय विलयन बनाया जाए या गलित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके गलनांक और कवथनांक हैं वो ज़्यादा होते हैं, मतलब आणविक के जो ठोस हैं उनसे भी ज़्यादा होते हैं और ये कठोर होते हैं। इसके अलावा आयनिक ठोसों के अंदर भंगुर प्रकृति भी पाई जाती है। उदाहरण जैसे NaCl है, KCl है, MgCl2 है, MgSO4 है, KNO3 है, MgNO3 है, KNO2 है, CuSO4 है। ये सारे के सारे हैं जो कि आयनिक ठोस हैं। फिर इसके बाद में आता है धात्विक ठोस। देखिए, धात्विक ठोस क्या होते हैं? जिनमें अवयवी कण हैं वो धातु होते हैं, उनको धात्विक ठोस कहते हैं। इनके मध्य भी प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है। गलनांक और कवथनांक है बहुत ज़्यादा होता है इनका। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत के सुचालक भी होते हैं और ये आघात वर्धनीय तन्यता
ये पाए जाते हैं, चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं। इसके अलावा इसमें धात्विक का गुण भी पाया जाता है, मतलब ऊपर से गिराने पर इसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। इनके उदाहरण सारे जो धातु होते हैं वो हैं, जैसे Cu है, Pa है, Au है, Ag है, Zn है, Mg है और Cd है। ये सारे के सारे धात्विक ठोस के उदाहरण हैं। अब देखिए इसके बाद में एक शब्द आता है कर्नेल। अब कर्नेल जो है होता क्या है, देखिए कर्नेल किसे कहते हैं। देखिए किसी भी परमाणु का जो बाह्यतम कोश है उसके अलावा सारे जो सारे कोश हैं और नाभिक, इसको सम्मिलित रूप से कर्नेल कहेंगे। मतलब कोई भी परमाणु है उसका बाहर का कोश को आपको छोड़ना है। जैसे ये एक नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर इस प्रकार ये एक कोश है, ये कोश है इस प्रकार। तो इसका जो बाहर का कोश है ये, इस बाहर के कोश को छोड़ना है और बाकी अन्य जो कोश हैं वो और ये नाभिक, इन दोनों को मिलाकर जो भाग है वो कर्नेल कहलाता है। अब इसके बाद में सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। देखिए इसमें अवयवी कण हैं वो परमाणु होते हैं, यानी कि इस प्रकार के ठोस में अवयवी कण हैं वो परमाणु होते हैं तथा अवयवी कणों के मध्य प्रबल सहसंयोजी बंध पाया जाता है, जिसके कारण ये दिशात्मक होते हैं। ये अत्यधिक कठोर होते हैं और इनके गलनांक और कवतनांक है वो ज़्यादा होता है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इसमें सहसंयोजी बंध जाली रूपी संरचना बना लेते हैं, जिसके कारण इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। यानी कि इसमें सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं और ये जालीनुमा संरचना बना लेते हैं, इस वजह से इस ठोस को नेटवर्क ठोस कहते हैं। जैसे SiC, हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका, जिसको क्वार्ट्ज भी कहते हैं, Al यानी एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये सारे के सारे क्या हैं, नेटवर्क ठोस हैं। देखो ग्रेफाइट के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये विद्युत का सुचालक होता है। इसमें मुक्त संयोजकता और परतनुमा संरचना के कारण ये विद्युत का सुचालक है और ये मुलायम भी होता है। अब इसके बाद में आगे देखिए क्रिस्टलीय जालक या त्रिविम जालक। देखिए ठोसों के अवयवी कणों की त्रिविम या आकाशीय व्यवस्था त्रिविम जालक कहलाती है। यानी कि आकाशीय व्यवस्था अगर हम ठोसों के अवयवी कणों की बना लेते हैं तो उसको क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। अब इसके कुछ मेन पॉइंट हैं, उसको हम देखते हैं। पहले देखो एकक कोष्ठिका यूनिट सेल। एक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक की लघुतम संरचना इकाई होती है, जिसकी आकाश में बारंबार पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। देखिए एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल क्या होती है कि एक क्रिस्टल जो जालक होता है उसकी छोटी से छोटी जो संरचना है जिससे ये मिलकर बना है उसको एकक कोष्ठिका कहते हैं। और ये एकक कोष्ठिका बार बार इसकी पुनरावृत्ति होगी, यानी बहुत सारी ये एकक कोष्ठिका होंगी जिससे एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होगा। फिर इकाई या एकक कोष्ठिका का अगर पैरामीटर देखें तो एकक कोष्ठिका के कुल 6 पैरामीटर होते हैं, जिसमें 6 विमाएँ होती हैं जिसको ABC द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, और 3 अक्षीय कोण होते हैं जिसको अल्फा, बीटा और गामा कहा जाता है। जैसे ये इस प्रकार हम इसको माने तो ये 3 हैं, जैसे ये X, ये Y और ये Z, ये आकाशीय व्यवस्था है जिसमें ये जो पैरामीटर हैं जिसको A, B और C मानते हैं, और इसके जो ये कोण बन रहे हैं 3, इसको अल्फा, बीटा और गामा कहा जाता है। क्रिस्टल जालक है, इसके अभिलक्षण क्या क्या हैं देखिए। क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। यानी क्रिस्टल जालक में जो प्रत्येक बिंदु है उसको हम जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। प्रत्येक जालक बिंदु क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों को निरूपित करता है। जैसे देखिए जो जालक बिंदु की त्रिविम व्यवस्था से क्रिस्टल की ज्यामिति का निर्धारण होगा। यानी कि इनको हम जो जालक बिंदु हैं इनको आपस में मिलाएंगे तो जो संरचना प्राप्त होगी वो क्रिस्टल की संरचना बनेगी। निश्चित ज्यामिति व्यवस्था का निर्धारण इस जालक बिंदु पर सीधी रेखाओं से जोड़कर निर्धारित की जाती है। तो क्रिस्टल तंत्र के प्रकार या एकक कोष्ठिका के प्रकार। देखो एकक कोष्ठिका को हम मुख्यतः पहले 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिसको आद्य या मूल एकक कोष्ठिका कहते हैं एक को, और दूसरी है केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब केंद्रित एकक कोष्ठिका है, इसको भी BCC, FCC या ECC इन 3 भागों में हम विभाजित करते हैं। तो पहले हम आद्य, जिसको सरल मूल एकक कोष्ठिका भी कहते हैं, यानी मूल एकक कोष्ठिका हो गई
आद्य एकक कोष्टिका होगी और सरल एकक कोष्टिका होगी। इस प्रकार इसको 3 नामों से हम जानते हैं। इस प्रकार की एकक कोष्टिका में अवयवी कण केवल घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं, मतलब अवयवी कण हैं वो केवल घन के कोनों पर होंगे और इस प्रकार जालक बिंदु होंगे वो टोटल मिला के 8 होंगे। अब इसके बाद में देखो, आद्य यूनिट सेल में परमाणु या अवयवी कण की संख्या ज्ञात करना, यानी कि जो आपका आद्य यूनिट सेल है इसमें अवयवी कणों की जो संख्या है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, आद्य एकक कोष्टिका में अवयवी कण केवल घन के कोनों पर व्यवस्थित होते हैं। चूंकि एकक कोष्टिका के घन के कोनों पर उपस्थित कण 8 एकक कोष्टिका से विभाजित रहता है, इसलिए उस एकक कोष्टिका से केवल 1/8 भाग ही संबंधित होता है। घन के कोनों पर उपस्थित कण एक कोष्टिका से संबंधित होते हैं तो 1/8 हम लिखेंगे। घन के 8 कोने होते हैं जिन पर परमाणु या अवयवी कण होते हैं, तो 8 × 1/8, तो 8 से 8 कैंसिल होता है तो एक परमाणु आता है। और जैसे यहाँ पर हमने देखा है तो प्रत्येक घन के कोनों पर एक एक जो अवयवी कण है, तो ये एक अवयवी कण है वो 8 जो अन्य कोष्टिका है उससे विभाजित रहती है, इसलिए इसको एक घन के कोनों पर उपस्थित कण है वो 1/8 भाग से विभाजित है, इसलिए 8 कोने होते हैं तो 8 को 1/8 से गुणा करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल होगा और एक परमाणु आएगा। अब इसके बाद में देखो, केंद्रक एकक कोष्टिका। इस प्रकार की एकक कोष्टिका में अवयवी कण घन के कोनों के अलावा केंद्र या फलक पर भी पाए जाते हैं और ये 3 प्रकार की है। जैसे BCC है जिसको काय केंद्रित या अंत केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब कहते हैं। इस प्रकार की एकक कोष्टिका में अवयवी कण घन के कोनों के अलावा केंद्र में भी पाए जाते हैं। जैसे ये है 8 जो अवयवी कण हैं वो तो इनके कोनों पर हैं और एक जो अवयवी कण है वो केंद्र पर भी है। इस प्रकार इसमें 8 + 1 टोटल मिला के जालक बिंदु 9 होते हैं। तो जो वो BCC में परमाणु या अवयवी की संख्या हमें ज्ञात करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे ऊपर हमने बताया कि जो 8 घन के कोनों पर होते हैं वो 1/8 मतलब 8 जो अन्य जो कोष्टिका है उससे विभाजित रहते हैं, तो ये केवल 1/8 भाग ही संबंधित रहता है। घन के 8 कोने होते हैं, अतः इनके लिए अगर हम जो कुल परमाणु की बात करें तो 8 को 1/8 से गुणा करेंगे तो एक परमाणु आएगा जो ऊपर हमने लिखा है। और एक केंद्र पर होता है तो एक परमाणु वो हो गया, तो एक तो ये और एक परमाणु जो केंद्र पर है वो टोटल मिला के 2 परमाणु इसके आते हैं। अब इसके बाद में जो फलक केंद्रित है FCC या फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, इस प्रकार की यूनिट सेल के अंदर अवयवी कण है वो घन के कोनों के अलावा सारे फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो उसी प्रकार से FCC में अवयवी कणों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो टोटल मिला के 1/8 तो ये भाग होता है और इसके अलावा 6 घन के फलक होते हैं, उन पर के 6 परमाणु उस पर होते हैं। तो देखिए, घन के 8 कोने होते हैं, अतः कोने पर उपस्थित 8 × 1/8 एक परमाणु आ गया जो कि हमने ऊपर देखा है। घन के फलक में उपस्थित कण 2 एकक कोष्टिका से सहभाजित रहता है, मतलब जो एक फलक होता है 2 जो एकक कोष्टिका है उससे जुड़ा रहता है या सहभाजित होता है, इसलिए कोष्टिका के केवल 1/2 भाग ही संबंधित रहता है। तो 6 फलक होते हैं और 6 फलक में जो परमाणु होगा वो क्या होगा, 6 × 1/2, तो इसको ये कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 परमाणु ये हो गए। तो इस प्रकार एक परमाणु तो ये था और 3 परमाणु ये आए, टोटल मिला के 4 परमाणु इसके हो जाते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं ECC या अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। देखो, इस प्रकार की जो कोष्टिका है इसमें अवयवी कण है घन के कोनों के अलावा 2 विपरीत केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं। तो देखो, ये घन के 8 कोने हैं तो 8 तो ये हो गया, तो इसके लिए अगर हम ECG के लिए अवयवी कणों की संख्या अगर ज्ञात करें तो 8 तो ये हो गए, तो 8 1/8 से इसको गुणा करेंगे तो एक परमाणु तो ये आ जाएगा, क्योंकि घन के जो 8 कोने होते हैं और कोनों पर उपस्थित कण जो होते हैं 8 × 1/8 होंगे, क्योंकि एक परमाणु तो ये आ जाता है। और 2 जो परमाणु हैं या अवयवी कण हैं वो विपरीत फलक पर उपस्थित होते हैं, वो भी 1/2 भाग से संबंधित रहते हैं। तो 2 फलकों के केंद्र में उपस्थित रहते हैं तो 2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो एक परमाणु ये आएगा। तो इसी चीज़ के लिए अगर कुल परमाणु की बात करें तो 2 परमाणु आते हैं।
तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं संकुलन दक्षता, जिसको हम अंग्रेजी में पैकिंग कैपेसिटी बोलते हैं। देखिए, एकक कोष्ठिका की कुल दक्षता वह प्रतिशत भाग होती है जो एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है। देखिए, संकुलन दक्षता हमें ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, एकक कोष्ठिका में उपस्थित जो कणों का आयतन है उसमें एकक कोष्ठिका का कुल आयतन है इसका भाग देंगे और इसको 100 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास संकुलन दक्षता आती है। देखिए, एफसीसी या एससीपी या सीसीपी में संकुलन दक्षता हम निकालें तो आपको पता ही है कि संकुल दक्षता निकालने के लिए एकक कोष्ठिका में उपस्थित कणों का आयतन और उसमें भाग देते हैं एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, इसका भाग देते हैं और 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या 4 होती है और प्रत्येक कण को गोला मानने पर अवयवी कणों का जो आयतन है ये होता है। देखिए, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 इसमें अवयवी कण हैं तो इसको 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से गुणा करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो यूनिट सेल है उसको घन मानते हुए इसका जो आयतन है वो निकालेंगे। तो घन जो होता है उसका आयतन भुजा क्यूब होता है, जिसको एक भुजा को हमने ए माना तो इसको ए क्यूब हम लिख देते हैं। तो संकुलन दक्षता हम मानते हैं, तो संकुलन दक्षता देखिए, एकक कोष्ठिका में उपस्थित कणों का जो आयतन होता है वो हमने ये देख लिया। देखो, 4/3 पाई आर क्यूब और 4 इसमें अवयवी कण होते हैं तो 4 से इसको गुणा कर दिया। और जो यूनिट सेल है उसका जो आयतन है ए क्यूब हमने मान लिया, क्योंकि जो इनकी भुजा है उसको ए माना हमने और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एकक कोष्ठिका की जो भुजा है या जो कोर है जिसको ए हमने माना है, अगर वो ज्ञात करते हैं तो हम पाइथागोरस प्रमेय है उसके अनुसार इसको करते हैं। देखिए, इसमें आपको पता लग रहा होगा कि कण है और एक कण ये है और एक इसके फलक पर है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है जिसको हमने ABC माना है और ABC जो मानने के बाद में जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका अनुसार देखो, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है, उससे इसको निकालेंगे। तो जो कर्ण है वो AB हमने माना है, A और B इधर जो बन रहा है इधर वो AB जो है वो कर्ण है और फिर लंब है वो A स्क्वायर है, क्योंकि लंब इसमें जो इसकी भुजा जो मान रहे हैं हम वो A मान रहे हैं, तो A स्क्वायर और प्लस आधार है वो आधार ये है। तो इस प्रकार देखो, इसमें इस प्रकार का एक त्रिभुज बन रहा है जो मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखो, इस प्रकार का इसमें एक त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार का। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसको मैंने A मान लिया और इसको B माना है, ठीक है। और ये C है, ये और ये इस घन के भुजा हैं, जिसको दोनों भुजा हैं वो बराबर होते हैं घन के, तो ए इसको मान लिया। हमें ये ज्ञात करना है क्योंकि एक कण यहाँ रखा हुआ है और एक कण यहाँ रखा हुआ है और एक यहाँ रखा हुआ है, तो हमने इस प्रकार इसको यहाँ पर मान रखा है। तो AB स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2A स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को जोड़ दिया, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। अब AB का मान निकालेंगे तो AB का मान निकालेंगे, इसका अंडर हो जाएगा 2A स्क्वायर। अब देखिए, 2 है उसका जो वर्ग है ये वो नहीं होता है और A का जो वर्ग है वो उड़ जाएगा, तो A√2 ये इसका माना जाता है। तो समीकरण 2 ये मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, गोल अवयवी कण हैं उनकी त्रिज्या है वो r होती है और 4 गोले हैं तो त्रिज्या क्या होगी, 4r होगी, क्योंकि एक गोले की त्रिज्या r है तो चारों जो गोले हैं वो समान हैं, तो इसकी जो त्रिज्या है 4r हो गई। तो ये हमारे पास AB का मान आया है, ठीक है। और AB का मान जो है हमने ये निकाल लिया 4r, तो इसके स्थान पर AB के स्थान पर हम 4r लिख लेते हैं और A√2 A का मान निकालें तो ये 4r के नीचे √2 चला जाएगा पक्षांतर होने के बाद में, इसको समीकरण नंबर 4 मानते हैं। अब देखिए, समीकरण नंबर 4 इसको मान लिया हमने, तो A का जो मान है वो हम इस प्रकार निकालेंगे। देखिए, इसको हल करें हम तो इस पूरे को √2 से ऊपर और नीचे गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर का जो मान होगा वो तो क्या हो गया 4r√2 और नीचे का जो मान है वो 2 हुआ, फिर 2 से ये 4 कट रहा है तो 2 यहाँ पर आ गया और ये आने के बाद में ये जो मान होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2√2, ये मान हमारे पास आ गया। अब समीकरण 4 से, जो समीकरण 4 हमने ये यहाँ पर लिखा है, इस समीकरण 4 से हम क्या करेंगे,
ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे, इस समीकरण 4 से ए का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, इस एक समीकरण में इसका मान रखें। तो ये मान रखेंगे तो इस प्रकार 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और ए का मान जो हमने निकाला है वो ए का मान यहाँ पर रख दिया हमने, क्या, 4r√2, ठीक है। ये मान हमने यहाँ पर रखा और इंटू 100 किया, और 100 करने के बाद में अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 74% आता है। ये आप बड़ा चित्र बना के इसको समझ सकते हैं, और ये जो मान है वो लिख के आप इसको निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, आद्य या सरल गणीय जालक की संकुल दक्षता। देखिए, संकुल दक्षता निकालने का ये सूत्र हम बार बार देख रहे हैं कि कोष्टिका के अवयव कणों का जो आयतन है वो रखेंगे और नीचे जो कोष्टिका का कुल आयतन है वो रखते हैं, और 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को संकुल दक्षता प्रतिशत में हमें प्राप्त होगी। अवयव कण का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जो गोले का आयतन है। और आद्य या एकक कोष्टिका अवयव कणों का जो आयतन होता है वो ये है, और जो घन का जो आयतन मानते हैं हम वो भुजा क्यूब होती है, और भुजा को ए मानते हैं, तो ए क्यूब इसका जो आयतन है वो मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 से मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 के अंदर हम ये 2 और 3 से ये मान रख दें। अब ए का मान ज्ञात करते हैं तो उसी तरीके से ए का मान करते हैं। देखिए, ए बी यूनिट सेल की एक भुजा है और ए बी का मान है वो ए है, ये समीकरण 5 है। और ए बी बराबर 2r है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो गोले हैं। देखिए इस चित्र के अंदर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये दो गोले हैं, और इस गोले में यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, तो इसका जो त्रिज्या है एक गोले की r है और दूसरे गोले की r है, तो ये एक घन की एक भुजा है वो 2r के बराबर है। तो 2r हमने यहाँ लिख दिया, समीकरण 6 है। अब समीकरण 5 और 6 इन दोनों से ए बी का मान रखें तो देखो ए बी बराबर ए, और ए के बराबर क्या होता है 2r, क्योंकि घन की एक भुजा है वो 2r के बराबर है, मतलब दो गोले हैं, दोनों की त्रिज्या घन की भुजा के बराबर है। समीकरण जो समीकरण 7 है इसमें ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, मतलब समीकरण जो 7 है ये इससे ए का मान है वो समीकरण इस 4 में हम रखें, मतलब यहाँ ए का मान रखें तो हमारे पास ये आता है। और फिर इसको हल करते हैं, हल करके पूरा जो करते हैं तो ये 52.4 के लगभग आता है। तो इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार काय केंद्रित जो गणनीय संरचना है उसकी संकुलन दक्षता निकालते हैं तो ये सूत्र है, और इस सूत्र के अंदर अवयव कण बीसीसी के अंदर 2 होते हैं। गोले का जो आयतन है वो 4/3 पाई आर क्यूब है, 2 इसमें अवयव कण है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है। और घन का जो आयतन है बार बार हम देख रहे हैं भुजा क्यूब होता है, और भुजा को ए मानते हैं तो ए क्यूब हो गया। अब पीसी यानी संकुलन दक्षता देखें तो संकुलन दक्षता देखेंगे तो ये जो मान है ये अवयव कणों का आयतन है, तो अवयव कणों का आयतन हमने ऊपर लिख दिया, और नीचे एक कोष्ठिका कुल आयतन है तो ए क्यूब इसका आयतन है तो ये लिख दिया और इंटू 100 कर दिया। अब ए का जो मान ज्ञात करते हैं तो ए का मान ज्ञात करने के लिए अब की बार हमारे पास जो है वो इस प्रकार घन है, और इसके 2 कोनों में है, और एक घन के जो केंद्र है उसमें एक गोला रखा गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम इसको निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर एक जो समकोण बन रहा है, और समकोण त्रिभुज कौन सा है, बी सी डी, बी सी और डी, ये यहाँ पर एक कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों जो घन की भुजा है वो दोनों ए है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब आधार और लंब दोनों भुजा है, तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। और बी सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो त्रिभुज ए बी सी में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी ये कर्ण है, और ए सी है, बी सी है वो आधार है, ए सी है वो लंब है। तो बी सी का मान रखें तो 2a स्क्वायर, और प्लस ए का मान देखें तो ए का जो मान है मतलब ए सी का जो मान है वो ए स्क्वायर आ गया। इस प्रकार ए बी का मान देखें तो 3a स्क्वायर है, और ए बी का मान निकालेंगे हम
क्योंकि ए बी स्क्वायर का मान है वो 3a स्क्वायर है, तो ए बी का मान निकालेंगे तो अंडर लग जाएगा, और जो a है इसका अंडर निकालते हैं तो a आ जाता है क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ए बी का मान a अंडर 2 आ गया। अब कण की जो त्रिज्या है वो क्या मानते हैं हम, देखो a है और त्रिज्या r प्लस 2r प्लस r, तो 4r के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इस प्रकार ये जो यहाँ पर देखिए ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो r है वो एक गोले की त्रिज्या है, तो यहाँ पर r जो है वो एक गोले की त्रिज्या और ये दूसरा गोले की पूरी जो मतलब जो व्यास है वो जोड़ते हैं, और तीसरे गोले की त्रिज्या वो जोड़ते हैं। इस प्रकार 4r ये आ जाता है। अब समीकरण 3 और 4 से हम ए बी का मान रखते हैं, तो ए बी बराबर हमारे पास a√3 आता है, बराबर ये 4 के बराबर आता है। और फिर इसको आगे हल करते हैं, और हल करके इनके जो मान वगैरह है वो समीकरण 5 से समीकरण 1 में मान रख देते हैं, और रखने पर हमारे पास ये आता है, और इसको हल करते हैं तो 68% इसका मान आता है। तो इस प्रकार हम इनकी संकुलन दक्षता है वो निकाल सकते हैं। अब एक कोष्ठिका का जो घनत्व है उसका परिकलन करते हैं। देखो एक कोष्ठिका का द्रव्यमान है यूनिट सेल की परमाणु संख्या इंटू परमाणु का द्रव्यमान। तो देखो एक यूनिट सेल की जो परमाणु संख्या है उसको Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और उसका द्रव्यमान है उसको M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक कोष्ठिका में एक परमाणु का बाहर जो मानते हैं वो M/NA। M जो है बड़ा M है वो मोलर द्रव्यमान है, और Na है वो अवोगाद्रो संख्या है। एक कोष्ठिका का जो घनत्व है वो निकालते हैं, तो एक कोष्ठिका का द्रव्यमान और उसमें भाग देते हैं हम एक कोष्ठिका के आयतन का। इस प्रकार जो घनत्व है वो कैसे आएगा, Zm/A³, और D का जो मान है यानी घनत्व का जो मान है Zm, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, जो एक कोष्ठिका का जो आयतन है A³ और इंटू Na। तो इस प्रकार इनके जो मान है वो हम लिख सकते हैं। ठोसों में निबिड संकुल की बात करें हम, तो देखो ठोसों के क्रिस्टल निर्माण में अवयवी कण परस्पर एक दूसरे के निकटतम दूरी पर पहुँच कर दी गई क्रिस्टल व्यवस्था के लिए अधिकतम संकुल अवस्था प्राप्त करते हैं। ऐसी संकुलित अवस्था को निबिड संकुलन कहते हैं। निबिड संकुलन का मतलब होता है पैकिंग, यानी कि इन क्रिस्टल के अंदर जो अवयव कण हैं वो इस प्रकार निकटतम दूरियों पर रखे जाते हैं ताकि उनके बीच में कम से कम जगह बचे। तो स्पष्ट है कि निबिड संकुलन वह व्यवस्था है जिसमें क्रिस्टल का अधिकतम भाग अवयवी कणों द्वारा धारित होता है, यानी अवयवी कण है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्थान घेरे और न्यूनतम भाग ही खाली बचे यानी रिक्त बचे। ऐसी स्थिति में अवयवी कण परस्पर चारों ओर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। निबिड़ संकुलन अवस्था से ही अधिकतम स्थायित्व प्राप्त होता है, यानी कि निबिड़ संकुलन अवस्था के कारण ही इसको स्थायित्व प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो क्रिस्टल संरचना होती है उस क्रिस्टल संरचना के अंदर जो अवयव कण हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके बीच में कम से कम जगह रहे, और कम से कम जगह कब रहेगा, जब वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा जाए। एक विमीय निबिड़ संकुल की बात करें, इसमें अवयव कणों को गोला मानते हैं, यानी कि सभी जो निबिड़ संकुल होते हैं उनमें अवयव कणों को गोला मानते हैं। एक सीधी रेखा में एक दूसरे के समीप व्यवस्थित करें तो इसमें सभी कणों की व्यवस्था एक समान होती है। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला निकटवर्ती दो गोलों को स्पर्श करता है, उसकी समन्वय संख्या है वो 2 होती है। देखिए इस प्रकार हमने एक जो विमा को काम में लेकर ये गोले बनाए हैं और इन गोलों को स्पर्श करते हुए हमने लिखा है। और अब हम किसी भी गोले की हम बात करें, जैसे ये बीच वाला गोला है जिसको डार्क कर रखा है इसको, तो ये गोला जो है वो 2 गोलों से स्पर्श है। इसी प्रकार किसी भी गोले की बात करें, जैसे इस गोले की बात करें तो ये भी क्या है, 2 गोलों से स्पर्श है। और इनकी जो व्यवस्था है ये सब देखो, इनके जो केंद्रों को हम मिलाएं तो ये केंद्र है, ये सबके एक रेखीय अवस्था के अंदर मिलते हैं। तो इसका जो पेटेंट होगा वो ए पेटेंट होगा, मतलब ए इस प्रकार का पेटेंट होगा। और इसकी समन्वय संख्या है वो 2 है, क्योंकि ये एक गोला है 2 गोलों को स्पर्श करता है। और एक ही बीमा को, मतलब इसी एक ही प्रकार की बीमा को ये काम में ले रहे हैं हम, तो इसको एक बीमीय कहेंगे। ये 2 बीमा हैं, ये अभी स्वतंत्र हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन। देखिए
इसका निर्माण करते समय एक विमीय संकुल संरचना को प्रथम परत मानते हैं। जैसे एक विमीय संरचना, ये इसको प्रथम हम संरचना मान रहे हैं या प्रथम परत मान रहे हैं। जब इस परत पर दूसरी परत के गोले व्यवस्थित किए जाएं तो दो प्रकार की द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना प्राप्त होती है। प्रकार गोले रखते हैं, जैसे ये पहली जो संरचना है इस प्रकार हमने रख लिया, इस प्रकार ये गोले हमने बनाए हैं। अब इसमें ये जो खाली जगह है, मतलब ये एक विमीय है, ये एक विमीय संरचना है क्योंकि एक ही विमा इसमें काम में आ रही है। अगर हम इसको दूसरी परत हम रखें, इस परत को तो हम पहली परत मानते हैं, अब इसकी दूसरी परत हम रखेंगे तो दूसरी परत हम दो तरीके से रख सकते हैं। देखो, एक परत तो हम इस प्रकार रख सकते हैं, एक तो इस प्रकार रख सकते हैं, और दूसरी जो हम रखेंगे वो किस प्रकार रख सकते हैं। देखिए, ये गोले हैं और इन गोलों के बीच में ये परत है, ये जो खाली जगह है यहाँ पर हम रख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है, इनको ढकते हुए। तो इस प्रकार इसको दो प्रकार से हम व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए क्या होता है। तो वर्गीय निबिड़ संकुलन, इसमें अवयव कणों के गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां प्राप्त हो जाए। अतः प्रथम पंक्ति के पूर्व सदस्य द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इत्यादि पंक्तियां व्यवस्थित होती है। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 4 गोलों से घिरा होता है और इस गोले के केंद्रों को मिलाया जाए तो एक वर्ग का निर्माण होता है। तो ये वर्गीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। इसकी समन्वय संख्या 4 होती है। देखिए, ये को हम मिलाएं तो सभी के केंद्र मिलेंगे, मतलब ये सभी है, ए परत है, ए के समान बी है, मतलब दूसरी परत है, और दूसरी के समान तीसरी परत है। तो इसकी जो पेटेंट होगा वो ए पेटेंट होगा। लेकिन इसके अंदर हम देखें तो इससे नहीं मिल रहा और इसके केंद्र इधर नहीं मिल रहा। लेकिन हम ये जो तीसरी परत, जैसे ये ए है, ये ए के समान नहीं है तो इसको बी परत कहेंगे। और जो तीसरी परत बना रहे हैं तो इस पहली परत और तीसरी परत है, इसके ये मिल रहे हैं, तो ये ए के समान तीसरी परत आ रही है। इसके अंदर हम एक जो गोले माने जिसके इनके केंद्रों को हम मिलाएं इस प्रकार, तो एक वर्ग प्राप्त हो रहा है। तो इसको वर्ग निबिड़ संकुल कहते हैं। तो इसमें एक वर्ग बन रहा है, मतलब एक जो गोला है वो 4 से स्पर्श करता है। और इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर देखिए, जैसे इस गोले की बात करें हम, ये गोला है वो देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 गोलों से स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर इनको केंद्रों को मिलाएंगे तो षष्ठकोणीय संरचना बन रही है और इसमें वर्गीय संरचना बन रही है। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर यही बातें हम कर रहे हैं। षष्ठकोणीय निबिड़ संकुल में क्या होता है, जब प्रथम पंक्ति के अवयवी जो कण हैं या जो ढलान है, ग्रत हैं, यहाँ पर देखो ये जो खाली जगह है ये, इनको हम गर्त कहते हैं। ये जो खाली जगह रहेंगे ना इनमें, इनको हम गर्त कहेंगे। और इनके बीच में ये जो खाली जगह यहाँ पर बसती है, इनको हम रिक्तिका या छिद्र कहते हैं। जब प्रथम पंक्ति के अवयवी या ढलानों या गर्त पर द्वितीय पंक्ति के गोले व्यवस्थित किए जाते हैं तो षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना का निर्माण होता है। इसमें एक गोला अन्य 6 गोलों से घिरा रहता है। तो इसमें जो हम इन गर्तों को जो ढकते हुए अगर हम दूसरी परत रखते हैं तो एक गोला है वो 6 गोलों से घिरा हुआ होता है, इसलिए इसको षष्ठकोणीय निबिड़ संकुल कहते हैं। और इसकी समन्वय संख्या 6 है, क्योंकि इसका जो पेटेंट है वो ए बी पेटेंट होगा कि पहली और तीसरी परत है वो समान होगी। अब हम 3D निबिड़ संकुल पढ़ते हैं, यानी त्रिविमीय निबिड़ संकुल है। त्रिविमीय निबिड़ संकुल का निर्माण द्विविमीय निबिड़ संकुल से होता है, मतलब त्रिविमीय निबिड़ संकुल का निर्माण द्विविमीय निबिड़ संकुल से होता है। इसके लिए द्विविमीय संकुलित संरचना को एक परत मान लेते हैं तथा इस पर गोले व्यवस्थित करने से तीसरी विमा है उसका निर्माण होगा। यानी